हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में ढेर सारा स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि यूजीसी नेट हो या कोई भी सेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट होता है, जिसके बारे में हम देखेंगे। और ये जो हमारा रहेगा इस स्लाइड कहिए या पेज के माध्यम से पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट एनालिसिस करना है और उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको कवर करने का काम यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, और एक एक चीज़ को समझाते और बताते चलेंगे। और इससे संबंधित अगर किसी प्रकार की आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में आप ज़रूर यहाँ पे दें। और अभी जो उत्तराखंड में सेट एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। एक वीडियो में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कवर होगा, पूरा कंप्लीट। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टीचिंग, जो कि हम लोग आज कवर करेंगे। और इसमें पहला जो टॉपिक है टीएल मेथड टीचिंग। टीएल मेथड का मतलब होता है कि टीचिंग लर्निंग मेथड। टीचिंग लर्निंग मेथड में वो सारे चीज़ शामिल किए जाते हैं जो एक टीचिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। सबसे पहले उसमें टीचर का होना, स्टूडेंट का होना, सब्जेक्ट मैटर का होना ज़रूरी है। ये तीन चीज़ आवश्यक रूप से होना चाहिए, तभी जाके एक टीचिंग प्रोसेस पूरा होगा। क्योंकि टीचिंग एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में तीनों, जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया, तीनों का शामिल होना एकदम ज़रूरी होता है, तब जाके हमारा टीचिंग प्रोसेस पूरा होता है। अब टीचिंग क्या स्टूडेंट सिर्फ अकेले कर सकता है? तो हाँ, जिसको बोला जाता है टीचिंग इज ए पर्सनल, और एक होता है सेल्फ लर्निंग। तो जिसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता है, जिसमें केवल स्टूडेंट का रोल होता है, वो होता है सेल्फ लर्निंग, जिसको बोला जाता है लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। और उसी को बोला जाता है कि टीचिंग विदाउट लर्नर नहीं हो सकता। और टीचिंग में लर्नर का होना आवश्यक है, जिसको स्टूडेंट बोलते हैं। टीचर जब भी किसी सब्जेक्ट मैटर को पढ़ा रहा होता है, जब भी किसी क्लास को ले रहा होता है, उसमें सब्जेक्ट मैटर का होना जरूरी होता है, तब जाके टीचिंग पूरा होता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि टीचिंग जो होता है एक पर्सनल प्रोसेस होता है, पर्सनल एक्ट होता है। और लर्निंग जो होता है वो पर्सनल एक्ट होता है, जिसमें लर्नर शामिल होता है। और टीचिंग जो होता है उसमें एक टीचर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट मैटर तीनों को शामिल करके टीचिंग को बनाया गया है और तीनों को शामिल किया गया है, तब जाके हमारा एक टीचिंग मेथड पूरा होता है और टीचिंग प्रोसेस का जो मेन एम होता है वो पूरा हो पाता है तीनों के माध्यम से। अब टीचिंग मेथड के बाद हम बात करेंगे टीचिंग इफेक्टिव बिहेवियर के बारे में, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर के बारे में। अब इसमें इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर में हमारे दो तरह के बिहेवियर आते हैं। एक आता है की बिहेवियर, दूसरा आता है हेल्पिंग बिहेवियर। की बिहेवियर का मतलब ये होता है कि एक टीचर के अंदर वो सारे बिहेवियर होने ही चाहिए, ठीक है। और हेल्पिंग बिहेवियर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे उसमें एलिमेंट, कुछ ऐसे एक्ट, कुछ ऐसे उसका पर्सनल एक्ट जो शामिल कर दिया जाता है ताकि टीचिंग को और इफेक्टिव टीचिंग बन पाए। तो सबसे पहले हम की बिहेवियर जो होता है उसके बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। तो जो की बिहेवियर होता है उसमें क्या होता है कि एक टीचर को जिस लेसन को पढ़ाना है, जिस यूनिट को पढ़ाना है, वो लेसन उसको क्लियर कट उसको पता होना चाहिए। उसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन हो, जो भी नॉलेज हो, उसको पूरा होना चाहिए, पहला। दूसरा इंस्ट्रक्शनल यानी लेक्चर, वो अच्छे से लेक्चर देने अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से दे पाए। तीसरा टीचर टास्क ओरिएंटेशन, यानी कि टीचर टास्क ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो भी टीचर के पास में उसके जो टास्क है, जो भी अपना रिलेटेड वर्क है, उसको अच्छे से पूरा कर पाए। उसके बाद इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस होता है, जिसमें बच्चों को इंगेज कर पाए अपने लर्निंग प्रोसेस में।
और पांचवा जो होता है स्टूडेंट का सक्सेस रेट, यानी कि आप कितना ही पढ़ाइएगा और स्टूडेंट का अगर सक्सेस रेट अच्छा नहीं रहेगा तो आपका जो टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो कम से कम 60 से 70% आपका सक्सेस रेट होना चाहिए स्टूडेंट का। इस तरह से की बिहेवियर होता है। और दूसरा जो हेल्पिंग बिहेवियर होता है, हेल्पिंग बिहेवियर में वो सारे आइडिया और सारे कंट्रीब्यूशन जो आपके अंदर है वो आप टीचिंग को दे पाते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर, यानी कि एक मेथड के तहत एक स्ट्रक्चर में पहले इंट्रोडक्शन बताए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताए, मेरिट डिमेरिट इंट्रोडक्शन, सबका एक स्ट्रक्चर में बताना चाहिए ताकि स्टूडेंट अच्छे से समझ पाए। उसके बाद क्वेश्चनिंग, जो भी आप क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड, ये नहीं कि पढ़ाते जा रहे हैं वैसे नहीं, आप पढ़ाइए उससे रिलेटेड, बच्चों के अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग आया उसको लेके आप उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ये होता है हेल्पिंग बिहेवियर में। उसके अलावा जो भी टीचर इफेक्ट होगा, जो भी आप उसमें मटेरियल यूज करेंगे, जो भी आपका टीचिंग स्टाइल होगा, वो सारे के सारे हेल्पिंग बिहेवियर में आ जाएंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टीचिंग कॉम्पिटेंसीज के बारे में। थोड़ा सा इसको साइड करते हैं। हम तीसरे नंबर पे जो हमने रखा है, इसमें क्या है कि टीचिंग कॉम्पिटेंसी, यानी कि वो सारे कॉम्पिटेंसी, वो सारे गुण जो टीचिंग में एक टीचर के अंदर होना चाहिए। अब उसको भी कई कैटेगरी में बांटा जाता है टीचिंग कॉम्पिटेंसीज को। तो पहला टाइप इसमें हमने जो यहाँ पे रखा हुआ है, पर्सनल एंड एटीट्यूड, बिहेवियर एंड वर्क रिलेटेड, सब्सटेंशियल कॉम्पिटेंसी, स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी, सोशल कॉम्पिटेंसी, पर्सनल कॉम्पिटेंसी। अब एक एक करके इन चीज़ों को जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन सी कॉम्पिटेंसी में कौन कौन से चीज़ शामिल होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं एक टीचर के कॉम्पिटेंसी में और टीचिंग कॉम्पिटेंसी में। तो सबसे पहला टाइप 1 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल एंड एटीट्यूड। पर्सनल एंड एटीट्यूड में क्या होता है, जो एक टीचर होता है वो अपने स्किल, अपने नॉलेज के माध्यम से जो रियल लाइफ में जो हो रहा होता है उसको एग्जांपल दे देकर अपने नॉलेज के माध्यम से स्टूडेंट को समझाता है। बिहेवियर एंड वर्क रिलेटेड दूसरा जो दिया गया है कॉम्पिटेंसी, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके अंदर टीचिंग का प्रोसेस है, जो आपको एक क्लास में देने हैं, उसमें आपको एक स्ट्रक्चर के रूप में शामिल करना होता है, जो कि वर्क रिलेटेड होना चाहिए, अपने वर्क से रिलेटेड होना चाहिए। आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है उसका एक प्लानिंग करना चाहिए, फिर उसका मैनेजिंग करना चाहिए और कंट्रोलिंग, तीनों जो होता है एक बिहेवियर वर्क रिलेटेड में कॉम्पिटेंसीज में आ जाता है। जैसे हम सभी सुने होंगे कि प्री एक्टिव फेज जो टीचिंग का फेज होता है, प्री एक्टिव फेज होता है, फिर इंटरेक्टिव फेज होता है, पोस्ट एक्टिव फेज होता है। तो यहीं से निकला हुआ है बिहेवियर एंड वर्क रिलेटेड से। इसमें क्या होता है कि टीचर एक क्लास में अपने आने से पहले जो भी लेक्चर देने होते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, उनको पहले से प्रिपेयर हो जाता है, उसको प्री एक्टिव फेज कहा जाता है। और दूसरा जो जब क्लास में इंटर कर जाता है और अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने लगता है, उसको इंटरेक्टिव फेज कहा गया है। और लास्ट में उससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ ले, कोई उससे रिलेटेड यानी कि इवैल्यूएशन मूल्यांकन करने के लिए जो भी करता है वो लास्ट का पोस्ट एक्टिव फेज में आता है। और उसके बाद है सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंसी, यानी कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित आपके पास कितना सब्जेक्ट नॉलेज है, कितना आपका लिटरेसी लेवल है, इसमें देखा जाता है। उसके बाद है स्टाइल रिलेटेड। स्टाइल रिलेटेड में क्या होता है कि डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितना अपने स्टाइल को लेके डायनेमिक हैं, फ्लेक्सिबल हैं, इसके बारे में देखा जाता है। कितना ऑर्गेनाइज वे में, कितना ऑर्डरली आप अपने वर्क को कर पा रहे हैं। पांचवा सोशल है। सोशल यानी कि आप अपने स्टूडेंट से कितना भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं और कितना सोशल स्किल आपके पास है, इसको देखा जाता है। अब पर्सनल है कि सेल्फ अवेयरनेस आपके पास, आप टीचिंग को लेके अपने कितना अवेयर रहते हैं, कितना मोटिवेट रहते हैं, कितना अपने काम को लेके सेल्फ रेगुलेट रहते हैं, इन सभी चीज़ को पर्सनल कॉम्पिटेंसी में देखा जाता है। अब आगे हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पे चौथे नंबर पर रखे हुए हैं टॉपिक को, उसमें क्या है इसको देखते हैं। तो है मेथड ऑफ टीचिंग।
मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में बात किया गया है चौथे नंबर पे, और इसको जान लेते हैं क्या होता है। तो मेथड ऑफ टीचिंग में होता यह है कि हम कौन कौन से स्टूडेंट के लिए कौन कौन से मेथड को उपयोग करते हैं। तो 3 तरह का इसमें स्टूडेंट को बांटा गया है, 3 तरह से। पहला जो उसमें आएंगे, तीसरा जो उसके अंतर्गत स्टूडेंट आएंगे। तो पहला पेडागोजी है, दूसरा एंड्रागोजी और तीसरा ह्यूटागोजी। पेडागोजी में क्या होता है, जो बच्चे छोटे होते हैं उनको पढ़ाना लिखाना या सिखाना रहता है, जिनका बहुत छोटे लेवल कम होता है, छोटे लेवल के बच्चे जो होते हैं जिनका लिटरेसी लेवल बहुत कम होता है, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। और इसी पेडागोजी में 5E का कहीं कहीं आप जिक्र सुने होंगे, यहीं पे आता है, जिसमें 5E में क्या होता है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलुबरेट, इवेलुएट, ये पांचों 5E को शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी में होता क्या है कि इसमें थोड़ा एडल्ट लर्नर होते हैं, थोड़ा समझदार होते हैं, जो कि सेल्फ रेगुलेटर होते हैं। हो सकता है कि सेल्फ लर्नर भी हो सकते हैं, इसमें अपनी चीज़ों को अपने समझ सकते हैं, तो इनको एंड्रागोजी में रखा गया। वहीं तीसरा अब देखा जाए तो हेटागोजी। हेटागोजी में क्या होता है, सबसे समझदार लोग जो होते हैं इसी में शामिल होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं सबसे समझदार, जो खुद से चीज़ों को जान पाते हैं, उसको सीख पाते हैं और उसको पढ़ते हैं और समझ लेते हैं उसके बारे में, तो वो सभी लोग हेटागोजी में आते हैं। 5वां नंबर टॉपिक को आप लोग देख लीजिए। 5वां नंबर टॉपिक हो रहा है लर्नर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि लर्नर के जो भी प्रकार होते हैं और जो उनकी विशेषता होते हैं उनको बताया गया है, उनके बारे में बात किया गया है इस 5वें नंबर पे। तो इसमें 2 तरह के जो लर्नर होते हैं। पहला लर्नर जो होते हैं एक टीचर सेंट्रिक होते हैं, और दूसरा मतलब सेल्फ लर्नर होते हैं, जिसको लर्नर सेंट्रिक कहा गया। तो टीचर सेंट्रिक में क्या होता है, जो भी टीचर क्लास में अपना पढ़ाते लिखाते समझाते हैं उनको एक स्टूडेंट सीखता है, एक लर्नर सीखता है, यानी बिना टीचर का नहीं सीख पाता है, सब टीचर के माध्यम से ही सीखता है। लेकिन वहीं लर्नर सेंटर जो होता है वो खुद से सेल्फ से अपने से चीज़ों को सीखता है और पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टीचर का ज़्यादा डिपेंडेंसी होता है और यहाँ पे सेल्फ खुद से करना रहता है। तो दोनों को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कई सारे मेथड हो जाते हैं। टीचर सेंट्रिक मेथड में भी कई सारे मेथड हो जाते हैं, लेक्चर हो गया, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, टीम टीचिंग मेथड हो गया। और लर्नर सेंट्रिक मेथड में भी कुछ हो जाते हैं, जिसमें एक्टिव लर्निंग, जिसमें आंसर क्वेश्चन हो गया, प्रॉब्लम सोल्व करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया, आपस में मिलकर चीज़ों को सीखना, जैसे जिसको कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है। पॉजिटिव इंटरडिपेंस होता है, उसमें अकाउंटेबिलिटी उसी में होता है, कोऑपरेटिव में कहीं कहीं ऑप्शन में पूछा जाता है। इंडक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सब इसी में आता है। केस स्टडी हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, डिस्कवरी लर्निंग हो गया, ये सभी के सभी हमारे आते हैं लर्नर सेंटर मेथड में। ठीक है, अब देखिए 6ठे नंबर को। 6ठे नंबर पे क्या बताया गया है, 6ठा नंबर पे बताया गया है कि लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग मतलब कि टीचिंग के कौन कौन से लेवल होते हैं, इसके बारे में बात किया गया है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में समझते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग में क्या किया जाता है कि हर एक लेवल पे अलग अलग स्टूडेंट जो होते हैं उनके अनुसार पढ़ाने का, लिखाने का, समझाने का काम किया जाता है, स्टूडेंट को देखते हुए, ताकि वो किस लेवल के अंतर्गत आते हैं उनके अनुसार। तो सबसे पहला जो इसमें लेवल होता है वो मेमोरी लेवल होता है। मेमोरी लेवल में क्या होता है कि जो भी इसमें लर्नर होते हैं उनको रटाने का, बार बार चीज़ों को रटाने का, उनको याद रखने का काम किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रटाने पे फोकस किया गया है लर्नर मेमोरी लेवल में। और इसमें टीचर का रोल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल उसके बाद आता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि स्टूडेंट थोड़ा इस पे अपर लेवल के हो जाते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों के साथ रिलेट करके उन लोगों को एग्जाम्पल दिया जाता है, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है किस चीज़ का, उससे संबंधित चीज़ों को सिखाया जाता है।
कई एग्जाम्पल दिया जाता है, फैक्ट फाइंडिंग का बात इसमें किया जाता है। जो भी अगर आप आंसर दे रहे हैं तो उसमें बोला जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में कि आप खुद का आंसर दीजिए, कहीं से रटा रटाया हुई चीज़ को नहीं दीजिए, आप अपने अनुसार अपने शब्दों में आंसर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल का बात किया। कहीं कहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि यस और नो में आंसर देना है तो वो कौन सा टीचिंग लेवल में आ जाएगा, तो वो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाएगा। अब सबसे बड़ा जो होता है लेवल वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम है खुद से आपको सोल्व करना है, उसके लिए आपको कहीं से कोई हेल्प नहीं करेगा। आप अपने दिमाग से, अपने स्तर से, आपके पास जो भी कॉग्निटिव दिमाग मतलब डेवलपमेंट है आपका जो भी है, उसके अनुसार से आपको यहाँ पे आंसर देना रहता है, जिसमें हाई इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन भी हाई होता है, और उसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, क्रिएटिविटी होता है, डिस्कशन, क्रिटिकल थिंकिंग। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिलेगा क्रिटिकल थिंकिंग कौन से लेवल में आते हैं, तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल में ही आते हैं। इस तरह से हम तीनों लेवल ऑफ टीचिंग को देख पाते हैं और पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मोडालिटी और नहीं, ये 8 नंबर दिया है, 7 नंबर को इसके पहले हमको देखना है क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा नहीं तो। 7 नंबर को देखिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में बात किया गया है। इससे भी कई एग्जाम में आप देखे होंगे कि हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न बनते ही हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी से। ब्लूम टेक्सोनॉमी में 3 तरह का इसमें बांटा गया है टीचिंग को। एक कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव, तीसरा साइकोमोटर। और कॉग्निटिव जो होता है वो हमारे दिमाग से होता है, जो भी नॉलेज होता है, जो भी हमारे पास एनालिटिकल दिमाग होता है उसको हम कॉग्निटिव में रखते हैं। इफेक्टिव मतलब कि जो हार्ट से, यानी कि किसी चीज़ की वैल्यू को समझ पाना, किसी चीज़ को इमोशन के लेके अपना थोड़ा अलग मतलब बिहेवियर करना, ये सारे के सारे इफेक्टिव में आ जाते हैं। वहीं साइकोमोटर में जो हैंड से रिलेटेड हो गया, जो भी अप्रेंटिसशिप हो गया, हाथ से कुछ स्किल सीखने वाला काम हो गया, वो सभी के सभी साइकोमोटर में आ जाते हैं। इस तरह से हम चीज़ों को समझ पाएंगे ताकि ब्लूम टेक्सोनॉमी को याद रख पाए। जैसे कॉग्निटिव को हेड समझ लेंगे, इफेक्टिव को हार्ट समझ लेंगे, और साइकोमोटर को हैंड समझ लेंगे, जो हाथ से किया जाता है इन सब चीज़ों को। अब इसके क्या होते हैं, इसके कहीं कहीं प्रोसेस पूछा जाता है कि कॉग्निटिव में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इसमें नॉलेज का होता है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव होता है, एप्लीकेशन होता है, फिर एनालिसिस होता है, थेसिस, इवेल्युएशन होता है। इसी तरह तीनों का है, थोड़ा इसके बारे में आप अलग से देख लीजिएगा, नहीं तो अगर सिंपल प्रश्न आता है तो यहाँ से आप आसानी से कर पाइएगा। और इसके बाद है 8वें नंबर पे मोडालिटीज ऑफ टीचिंग। मोडालिटीज ऑफ टीचिंग के बारे में देखिए ये क्या कहता है। इसमें है कि टीचिंग को सिर्फ लेवल में नहीं बांटना है, इसमें अलग अलग जैसे ट्रेनिंग के माध्यम से टीचिंग कराना है, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, कंडीशनिंग के, इंडोक्ट्राइजेशन के माध्यम से टीचिंग को पूरा करना भी कहलाता है, टीचिंग एक्टिविटी में आता है मोडालिटीज ऑफ टीचिंग। अब देखिए कोई भी जब नया एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी क्या है, एक तरह का एजुकेशन है, एक तरह से उसको टीच किया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसके वर्क से रिलेटेड चीज़ों को बताया जाता है ताकि अपने स्किल को सीख ले और अपने काम को कर पाए, यानी कि अपने स्किल को सीखने के बार बार उस स्किल को कर पाए। उसके बाद इसी में बात किया गया है टीचिंग। टीचिंग में क्या होता है कि जो भी उसके पास नॉलेज है उसको और ज़्यादा उसमें एडवांस लेवल पे उसको सिखा दिया जाना, वो हो जाता है इसमें। उसके बाद इंटरेक्शन में होता है, जो भी इंटरेक्शन के मतलब लेक्चर, इसको लेक्चर बोल सकते हैं, लेक्चर के माध्यम से चीज़ों को सिखाया जाता है। कंडीशनिंग, इसके बाद कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में क्या होता है कि बिहेवियर जो है, जो मन में सीखने से है, जो अच्छे और बुरी चीज़ों के बारे में बताने से है। किसी चीज़ का कोई आदत बना लेना, कोई काम करना, अच्छे बुरे जो कार्य होते हैं उसके अलग अलग रिवार्ड देना, उसके बारे में, ये सभी आते हैं हमारे कंडीशनिंग में। उसके बाद आता है इंडोक्ट्राइजेशन। इंडोक्ट्राइजेशन में कोई भी चीज़
का विश्वास कर लेना बिना क्वेश्चन पूछे, वो भी एक तरह का टीचिंग है। बिना पूछे किसी चीज़ को सीख लेना, जो कि आजकल आप देखते होंगे सोशल लेवल पे होता है, सामाजिक लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है कि हाँ इस समाज में एक चीज़ चल रहा है, उसको हम चलाते जाएंगे, उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे आखिर क्यों होता है, बस चीज़ों को मान लेना है, उसको ऐसा ही सीख के आगे बढ़ा देना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये थोड़ा सा हम इसको रखे हैं यहाँ पे गैने एंड ब्रिच के नाम से है। इनका क्या होता है कि इनका लेवल हर जगह एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनको शॉर्ट में हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे लिख दिया है और इसको हम एक एक करके समझा दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन सा इसमें से जो लेवल है ऊपर नीचे करके दे दिया रहेगा, सीक्वेंस में आपको सजा देना है। तो इसीलिए शॉर्टकट में हम लिखे हुए हैं SSCB DCRP, जो पूरा 8 लेवल का होता है। तो पहला एस का मतलब से हम लेके यहाँ पी तक समझा दे रहे हैं, एक एक चीज़ करके हम बोल दे रहे हैं। आप हो सके तो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। पहला इसका मतलब होता है सिग्नल लर्निंग, दूसरा का होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, तीसरा का होता है चेंजिंग, चौथा का मतलब होता है वर्बल एसोसिएशन, पांचवा का होता है डिस्क्रिमिनेशन, छठा का होता है सी जो लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, और आर जो लिखा होता है इसका होता है रूल, और लास्ट में जो पी है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी भी लास्ट में आएगा और जो फर्स्ट आएगा सिग्नल लर्निंग वो पहले आएगा। तो इसको ऐसे आप याद कर पाएंगे और इस चीज़ों को आप सीख पाएंगे। ऐसे अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हो सके तो कहीं नोट कर लीजिए और इसको बार बार देख के ये एक तरह से याद ही कर लीजिए ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर पे क्या हुआ है कि इसमें ये बताया गया है कि टीचिंग फिलोसफी, हर टॉपिक पढ़िएगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा, सबका अपना अपना फिलोसफी होता है। ठीक उसी प्रकार टीचिंग का भी एक अपना फिलोसफी होता है। इसमें कई फिलोसफर जो हैं अपना अलग अलग अपना थिंकिंग दिए हुए हैं, उसी को हम फिलोसफी बोलते हैं। फिलोसफी को एक एक करके हम इसमें लिखा हुआ है एक एक करके चीज़ों को हम समझ लेंगे और जान पाएंगे। सबसे पहला जो फिलोसफी यहाँ पे दिया गया है एसेंशलिज्म। एसेंशलिज्म का मतलब होता है टीचिंग में कि हमें वो चीज़ें पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए जो एग्जाम से ज़रूरी है बच्चे के लिए, जिसको खासकर नीड पर फोकस किया गया है एसेंशलिज्म में। और दूसरा परसेंशलिज्म, इसमें बताया गया है कि खुद से बच्चों को अपने एक्सपीरियंस से या एक्टिविटी से सिखाना, जो बच्चे हैं खुद के एक्सपीरियंस से या टीचिंग के माध्यम से उसको सिखाना। उसके बाद है तीसरा प्रोग्रेसिज्म। प्रोग्रेसिज्म में क्या होता है कि हाँ प्रोग्रेसिज्म में प्रोग्रेसिज्म में क्या होता है कि इसमें खुद बच्चे एक्टिव होकर चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से अपने स्किल के माध्यम से खुद सीखते हैं। लेकिन परसेंटलिज्म में क्या होता है इसके ठीक ऊपर वाले में कि ऐसा नॉलेज देना जो बच्चों के लिए हमेशा चाहिए, हमेशा याद रहे, हमेशा उनके काम के लिए रहे। दूसरा और चौथा जो एक्सटेंशलिज्म में है डी जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को फ्री छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे जो बताया गया डी में कि बच्चे को फ्री छोड़ देना चाहिए, वहाँ पे वो स्कूल न जाए, यानी कि होम जो स्कूल है वहीं से खुद से जो घर से ही कुछ सीखे, घर से ही कुछ सीख के पढ़ पाए और अच्छे अपने नॉलेज को विकसित कर पाए, यानी कि स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। एक कौन से फिलोसफी में बताया गया एक्सटेंशलिज्म में। उसके बाद आता है रिकॉन्स्ट्रक्टिज्म, जो कि एक सोसाइटी से निर्माण होता है। एक सोसाइटी से बच्चे जो सीख पाते हैं, अगल बगल के सोसाइटी से जो भी सीख पाते हैं उसको भी एक टीचिंग प्रोसेस में शामिल किया जाता है, जिसको टीचिंग फिलोसफी के अंदर रिकॉन्स्ट्रक्टिज्म में शामिल किया जाता है। उसके बाद बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म में क्या होता है इसको जानते हैं। बिहेवियरलिज्म में क्या होता है कि बच्चे की जो बिहेवियर है उसको डेवलप करें। ये बिहेवियर कहता है कि बच्चे को जो बिहेवियर है उसको आप डेवलप करें और उससे जो भी उसके जो बिहेवियर को डेवलप करने में जो भी सपोर्ट चाहिए वो आप सपोर्ट प्रोवाइड करें उसको। एक तरह का जो स्किनर और थर्नाइट पेवलॉफ जो होते हैं, दो एक तरह का एक टीचिंग फिलोसफर हैं, उन्हीं के द्वारा बिहेवियरिज्म के बारे में बात किया गया है।
और सबसे लास्ट जो हमारा फिलोसफी है टीचिंग का, वो है कंस्ट्रक्टिज्म। कंस्ट्रक्टिज्म में क्या होता है कि लोग जो होते हैं नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा टीचिंग फिलोसफी जो होगा पूरा होगा। और टीचिंग फिलोसफी जब हमारा सब कुछ टीचिंग हो जाता है, उसके बाद लास्ट में टीचर जो भी हमारा स्टूडेंट है वो कितना सीख पाया, उसके लिए इवेल्युएशन का मेथड रखा जाता है। तो उसमें भी इवेल्युएशन में कई टाइप होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मेटिव, समेटिव, CRT यानी क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट बोला जाता है, NRT यानी नॉन रिफरेंस टेस्ट, पांचवा डायग्नोस्टिक, छठा प्लेसमेंट इवेल्युएशन। तो एक जो हम 6 ठो रखे हुए हैं इवेल्युएशन का टाइप, काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। इसको आप एक बार ज़रूर अच्छा से सुनिए और हो सके तो नोट कर लीजिए अपने कॉपी कलम से, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही। तो सबसे पहले फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है कि ड्यूरिंग द क्लास, जब भी क्लास जो चल रहा होता है उसी क्लास में टीचर जो होता है कुछ कुछ प्रश्न पूछ लेता है, जो फीडबैक कुछ ले लेता है। तो ड्यूरिंग क्लास में जो भी टीचर स्टूडेंट दोनों ओर से जो फीडबैक मिलता है वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहलाता है। यह एक तरह का एग्जाम्पल होता है, क्यूज हो गया क्लास में, जो क्यूज हो गया चाहे डिस्कशन हो गया, एक तरह का मोटिवेशन लेवल को एक बढ़ाता है। तो एक फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में आता है। समेटिव इवेल्युएशन का होता है कि एंड द ईयर होता है, जब पूरा हमारा सिलेबस जब पूरा हो जाता है तो लास्ट में एक टेस्ट ले लिया जाता है, वो लास्ट के लिए होता है। जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होता है, जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है, फाइनल जो एग्ज़ाम होता है जिसमें ग्रेड ये सब मिलता है, तो आप उस समेटिव इवेल्युएशन में उसको रख सकते हैं, भी वही होता है। कहीं कहीं आपको पोर्टफोलियो एवेल्युएशन की बात किया जाएगा, तो पोर्टफोलियो एवेल्युएशन के जहाँ बात किया जाएगा वहाँ समझ लीजिए समेटिव एवेल्युएशन की बात किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद CRT यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, एक सेट ऑफ कैटेगरी होता है जिसमें रखा जाता है कि अगर इतना नंबर लेके बच्चा आएगा तो वो पास हो जाएगा। यानी कि जो भी मार्क्स की बात की जाती है, जो भी स्कोर की बात की जाती है, परसेंटेज की बात की जाती है, या CGPA ग्रेड की बात की जाती है, वो हमारा CRT में ही बात की जाती है। और इसके बाद बचा है ANRT। ANRT में क्या होता है कि जो भी एग्ज़ाम हुआ उसका मार्क्स का पता नहीं लगा, लेकिन वो परसेंटाइल में आ रहा है। तो जो भी परसेंटाइल में आ रहा है, रैंक में आ रहा है, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं नॉलेज और स्किल को लेके, तो वो होता है ANRT यानी नॉन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। हाँ, उसके बाद डायग्नोस्टिक है। डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि जो भी छात्र अगर किसी तरह से फेल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं, तो उनको फेलियर को पहचानने के लिए हमारा टेस्ट का उपयोग जो किया जाता है वो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कहलाता है। लास्ट में प्लेसमेंट, जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं कहीं भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, स्कूल के लिए, तो वो टेस्ट में बच्चा कितना अपने अंक को लेकर आया और उससे उसका एडमिशन वहाँ पे हो पाया या नहीं, कट ऑफ को पार कर पाया या नहीं, वो प्लेसमेंट टेस्ट होता है। जो भी एंट्रेंस से रिलेटेड होता है एग्ज़ाम, वो प्लेसमेंट इवेल्युएशन में आता है। अब पूरा टीचिंग दिन प्रतिदिन जो इसमें बढ़ते जा रहा है, उसके हिसाब से कुछ सरकार के तरफ से इनिशिएटिव लिए गए हैं, ताकि जो दूर दराज तक लोग हैं जिनके पास कुछ कंटेंट नहीं है, उनके पास कुछ ऐसे क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ तक उन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाता है, उन लोगों को तक एजुकेशन पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसको हर साल एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनते हैं। तो इसको भी हमने शामिल किया गया है, ताकि आने वाला एग्ज़ाम में आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आपका प्रश्न अगर आता है तो छूट ना पाए। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्वयं प्रभा की बात की गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा क्या है, एक चैनल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बनाया गया है, जो दूर दराज तक लोग रहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से चाहें तो अपने पढ़ाई को पूरा कर पाते हैं। अब इसमें भी है कि 24 घंटा 7 दिन क्लास चलता है,
मतलब ऑनलाइन के माध्यम से चलता है। अब उसको आप चाहिएगा तो वहाँ से पढ़ के कुछ सीख पाइएगा, जो भी आपको सीखना है वो हर तरह का वहाँ पे सब्जेक्ट रहता है। वो ये जो सेटेलाइट जो चलता है GSAT-15 के नाम से सेटेलाइट है, उसके माध्यम से ये चलता है 24 घंटा 7 दिन। और हर कंटेंट जो एक बार चलता है वो दिन भर में 4x5 यानी 4 घंटा 5 टाइम पे, हर 4 घंटे पे 5 टाइम पे वो आपको कंटेंट मिलेगा। और इसको जो मेंटेन करके रखता है स्वयं प्रभा को, इसको बोला गया है इनफ्लिप्ट नेट मेंटेन, जो करता है इसको इनफ्लिप्ट नेट के द्वारा इस पोर्टल को मेंटेन करके रखा जाता है। अब इसमें स्वयं प्रभा में टोटल 280 गो चैनल है। अब चैनल भी पूछा जा सकता है कि कितने चैनल है, ठीक है। और ये कब आया? 9 जुलाई 2017 को आया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है मूक, MWC। मूक का मतलब होता है मैसिव ओपन कंटेंट लर्निंग। मैसिव ओपन कंटेंट लर्निंग के बारे में बात किया गया है। इसमें क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म इन भारत सरकार द्वारा इसको बनाया गया है, जिसमें इग्नू हो गया, ई पाठशाला हो गया, NPTEL हो गया, इस सभी को शामिल किया गया है। इसमें IIT बॉम्बे के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है 2014 में। और ये टीचिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने में काफ़ी इनका भी महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि इग्नू का जो भी मटेरियल होता है इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें ई पाठशाला PG के भी नाम से अलग अलग बनाए गए हैं। जो लोग इसको यूज करते हैं वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन आप भी इसको जान लीजिए मूक के बारे में। ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने का उद्देश्य रखा गया है, ठीक है। और इसके बाद बचा केवल स्वयं। देखिए स्वयं और स्वयं प्रभा में अंतर है। स्वयं के बारे प्रभा के बारे में बता दिए, और उसके बाद स्वयं। स्वयं क्या होता है कि स्कूल लेवल जो होता है, UG लेवल, PG लेवल, प्रोफेशनल तरह के जो कोर्स होते हैं उनको ये प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें वीडियो ट्यूटोरियल हो गया, ई कंटेंट हो गया, सेल्फ असेसमेंट हो गया, क्यूज के माध्यम से चीज़ों को लोग सीख पाते हैं। और जो भी अपने पीर ग्रुप होते हैं उनसे इंटरेक्शन भी कर पाते हैं, ठीक है। और मूक में एक चीज़ हमसे छूट गया था, उसके बारे में जान लीजिए। मूक में एक चीज़ है ये है कि अगर जहाँ तक इंटरनेट नहीं है वहाँ तक अगर हम चीज़ों को पढ़ाने का जो माध्यम है उस चीज़ को नहीं पहुँचा रहे हैं, तो वहाँ पर ऑफलाइन जो कंटेंट जो होता है उसको पहुँचाने के लिए मूक किट के नाम से 2002 में IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया है। जो मूक किट जो होता है कंटेंट जो डिलीवरी करता है एकदम, मैंने जो PDF ये सब हो गया, PDF के फॉर्मेट में जो हार्ड कॉपी में पहुंचाने का काम करता है। तो कौन करता है? मूक किट, जो किसके द्वारा बनाया गया था? IIT कानपुर के द्वारा। कब बनाया गया था? 2002, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट आगे, हाँ आगे यहाँ पे जो दिया गया है इसको देख लीजिए। 14 नंबर पे जो बताया गया है AD मॉडल। अब इसमें क्या होता है कि ये हर जगह अभी बहुत करेंट में चल रहा है। इसमें आपको आराम से कहीं किसी भी सेट का एग्ज़ाम हो, नीट के एग्ज़ाम हो या टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये आपको नज़र आ जाएगा। इसीलिए हम दो को काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा, इसको यहाँ पे हम शामिल कर दिए, यहाँ पर रख दिए ताकि इसको भी आप जान पाएँ। AD मॉडल जो होता है इसके बारे में प्रश्न बनता है कि अगर AD लिख दिया गया है तो उसमें पूछ देगा कि I का क्या मतलब होता है, D का क्या मतलब होता है, A का मतलब क्या होता है, किसी एक के बारे में पूछ देगा। तो ये बनाया गया फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा एक टीचिंग मॉडल है जिसको बनाया गया था। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस इसके फुल फॉर्म को अच्छे से जानना है। तो यहाँ पे A का मतलब जो होता है वो होता है एनालाइज, D का मतलब होता है डिजाइन, और दूसरा जो D है उसका मतलब है डेवलप, I का मतलब होता है इम्प्लीमेंट, E का मतलब होता है इवेलुएट, ठीक है। उसी तरह VAR के बारे में बात किया गया है, जो कि लर्निंग स्टाइल 1992 में आया था। इसके बारे में देखिए बहुत पुराना है, लेकिन अभी करंट में से क्वेश्चन खूब बनते हैं। VAR का मतलब होता है, V का मतलब विजुअल, A का मतलब ऑडिटोरी, R का मतलब रीडिंग, K
के का मतलब काइनेस्टिक। तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म आप याद रख पाएंगे। और सबसे लास्ट जो है आज का टॉपिक टीचिंग में, वो है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब देखिए टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता क्या है, यानी कि टीचिंग को मतलब एक तरह से सपोर्ट करने के लिए जो भी सिस्टम बने हुए हैं उसको टीचिंग सपोर्ट कहा जाता है। और उसमें ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ाना, ग्रुप बना के पढ़ाना, ये तरह के जो भी सपोर्ट सिस्टम है इनको टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में रखा जाता है। सबसे पहले इसमें हम रखे हुए हैं ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल का मतलब कि जो भी व्हाइट बोर्ड पे, अब तो व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे जो पढ़ाया जाता था, ग्रुप में स्टूडेंट लोगों को रख के एक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता था, ये सभी ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम है। आईसीटी मतलब कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी अभी टीचिंग में पढ़ाया जा रहा है इसके बेस पे, जैसे ऑडियो हो गया, विजुअल हो गया, एक तरह से ऑनलाइन पढ़ाई हो गया, सब आईसीटी के तहत आते हैं। थिंक शेयर पेयर ग्रुप, यानी कि ग्रुप बना दिया जाता है, उसके अनुसार ग्रुप के अनुसार एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को के बीच में डिस्कशन कराया जाता है, ये भी एक टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है। फिश बॉल टेक्निक, यानी कि इसमें क्या होता है कि बीच में एक ग्रुप रहता है, उसके साइड साइड से और लोग बैठ जाते हैं और वहाँ पे टीचिंग प्रोसेस का काम चलता है। उसके बाद ठीक उसी तरह होता है बुज ग्रुप मेथड। गेमलिफिकेशन में क्या होता है, क्यूज टाइप का होता है, गेम की तरह खेल खेल में सिखाना। फ्लिप्ड क्लास में क्या होता है कि जो भी हमारे सर के द्वारा, जो भी टीचर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं उसको बिना क्वेश्चन किए चीज़ को मान लेना। ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट घर से पढ़ के आया और टीचर से क्लास में पूछने लगा उसके बारे में, तो ये फ्लिप क्लास होता है। और लास्ट में है द जिगसो स्ट्रेटजी। जिगसो स्ट्रेटजी एक तरह का ये भी सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें विशेष ज्ञान जो होता है पढ़ाने का वो एक दूसरे को पढ़ाने से है। यानी मान के चलिए कि एक स्टूडेंट के पास में बहुत सारा नॉलेज है किसी एक टॉपिक के बारे में, तो उसको क्या कहा जाता है कि तुम जिस टॉपिक को अच्छे से पढ़े हो, तुमको अच्छे से पता है, अब इसको उसको पढ़ा दो ताकि उसको पता चल पाए इसके बारे में उसको पता नहीं है। तो ये होता है द जिगसो स्ट्रेटजी। इस तरह से हमारा पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है कंप्लीट हो पाता है इतना ही टॉपिक से। और इतना ही टॉपिक को और अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आने वाले दिन में जो भी आपके टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे बच नहीं पाएंगे, वो उसको आप सही कर के आएंगे। तो आज का हमारा वीडियो इसी लेक्चर के साथ में यहीं पे समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको अगर किसी प्रकार का डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप हमें मैसेज करेंगे और कमेंट में भी या ग्रुप के माध्यम से उसको हम फिर से आप सभी को समझाने का कोशिश करेंगे। और अगर हमारे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक इस टॉपिक को आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए और जो भी प्रॉब्लम होगी आपको वो हमसे पूछने का कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा और चीज़ों को जाना, समझा, ताकि ज्ञान जो होता है, ज्ञान एक दूसरे से बांटने में बढ़ता है। तो आप आशा करते हैं कि अगर इस प्रकार के कुछ चीज़ हमें इसमें से डाउट हो, छूट गया हो, नहीं इसको हम शामिल कर पाए हों, तो आप हमें इसमें उसको ऐड करने के लिए बोलिएगा, या जो भी बताइएगा उसको हम ऐड यहाँ पे करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमने अपना एक्सपीरियंस किया है चीज़ों को, तो हमें लगा कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसी भी स्टूडेंट को जो एग्ज़ाम देने से पहले इन चीज़ों के बारे में पढ़ के समझ के जाना ही चाहिए, ताकि उसका इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने उसको कर पाए। अगर इस वीडियो को आप कर पाएंगे, देख पाएंगे, तो हमें लगता है कि आप अपने टीचिंग जो एप्टीट्यूड का यूनिट है उसको आसानी से पूरा कर लेंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमसे पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप बनाया हुआ है, इस ग्रुप में भी डाल सकते हैं। खासकर अभी जो उत्तराखंड सेट होने वाला है या आने वाले दिनों में नेट की एग्ज़ाम होने वाली है,
उसमें इससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ताकि हमारे वीडियो को देखें।